चलिए भाई दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है सटायर, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सटाइयो। सटाइयो, ठीक है। सटाइयो, सटाया को हिंदी में कहते हैं हम व्यंग्य, तंज करना, तंज कसना, व्यंग्य करना। जैसे आपने हिंदी साहित्य में भी कई सारे जो कवि होते हैं जैसे कुमार विश्वास वगैरह, उनसे या आपने जो है सुना होगा कि जब किसी की बुराई की जाती है, मतलब व्यंग्य में यही किया जाता है, कोई भी एक व्यक्ति जब चाहे या अनचाहे ढंग से जब कोई गलती कर देता है तो उस व्यक्ति को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए जो है उसके ऊपर तंज कसा जाता है। और ऐसा करना, और इसके पीछे पर्पस क्या होता है, ताकि उस व्यक्ति को उसकी गलती का एहसास हो जाए। तो इसीलिए जो है ऐसा करना व्यंग्य करना कहलाता है, उसी को हम सटाइया कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपने जानबूझ करके या अनजाने में किसी भी प्रकार की अगर आपसे कोई गलती हो गई है ना, आप नहीं करना चाहते थे लेकिन हो गई, या आपने जानबूझ करके किया या हो गई, तो जो भी गलती आपसे हुई है उस गलती के ऊपर अगर कोई दूसरा व्यक्ति कमेंट करे, और इस तरह से कमेंट करे, मतलब आलोचना नहीं करे, कमेंट भी मतलब इस प्रकार से करे कि आपको बुरा भी नहीं लगे और उसका काम भी हो जाए, यानी आपको आपकी गलती का एहसास भी हो जाए और पता भी नहीं चले, है ना, ये वाली तरीके से। तो कमेंट भी कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, बड़े प्यारे तरीके से, बड़े मधुर तरीके से, बड़े शानदार तरीके से। तो इस प्रकार से कमेंट किया जाए कि आपको आपकी गलती का भी एहसास हो जाए और सामने वाले को बुरा भी नहीं लगे। तो इस प्रकार से जब किसी के ऊपर तंज कसा जाता है, किसी के ऊपर कमेंट किया जाता है किसी की गलती का एहसास कराने के लिए, तो इस ऐसा करना ही क्या कहलाता है, सटाइया कहलाता है, व्यंग्य कहलाता है। ये होता है सटाइया। अब इसका पर्पस क्या होता है, पर्पस यही होता है कि भाई ताकि उस व्यक्ति को उसकी गलती का एहसास कराया जाए, और गलती का एहसास कराने के लिए हम अलग अलग स्टाइल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बड़े प्यारे तरीके से हम हमारी बात को कहते हैं। अब बात प्यारे तरीके से कहते तो हैं लेकिन वो चुभती सीधे दिल पे जाके है, यानी कि वो जो बात होती है ना हमारी, वो जो कमेंट होता है हमारा, वो भले हम बोलते भले ही प्यार से हैं लेकिन चुभता ऐसे जाकर के है जैसे एक खंजर भोंक दिया किसी ने, यानी कि अपने को बेइज्जती महसूस होती है बहुत भयंकर तरीके से। जैसे कल अपन ने पढ़ा था ना स्लैपस्टिक ह्यूमर, स्लैपस्टिक ह्यूमर पढ़ा था हमने कल। तो ह्यूमर में यानी मजाक में ऐसा लगता है जैसे किसी ने चांटा मार दिया। तो वही बात आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल ये ऐसा ही होता है जैसे किसी ने प्यार में, मोहब्बत में किसी ने जो है थप्पड़ मार दिया हो, और फिर थप्पड़ मार के वही वाली बात है ना, जैसे प्यारे तरीके से जो है किसी का गाल भी पकड़ लो, अभी जोर थप्पड़ मार के थप्पड़ मार दो, फिर उसके बाद में फिर से ओ लो मैं तो मजाक कर रहा था। तो ये क्या है, ये सटायर है, ये व्यंग्य होता है, ठीक है। देखो अक्वेंटेड तो आप पहले से हो ही सही है ना, परिचित तो आप इससे पहले से हो ही सही। व्यंग्य क्या होता है आप सभी को पता है, आप सभी लोगों ने किया भी होगा, घर पे कई बार हम जो है इस्तेमाल कर लेते हैं इसका, या किसी ने आपके ऊपर किया होगा, है ना। हम सभी लोगों ने जो है इसको फेस किया है, हम सभी लोगों ने कभी न कभी इसका इस्तेमाल किसी दूसरे के ऊपर किया है या किसी ने हमारे ऊपर किया है, लेकिन हम सभी ने किसी को शिकार बनाया है और हम भी कई बार शिकार बन चुके हैं, बने हैं। सही बात है, ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी के साथ ऐसा हुआ ही होगा, या तो आपने यूज़ किया होगा या किसी ने आपके ऊपर यूज़ किया होगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको वो सटायर हाथों हाथ समझ में नहीं आता, फिर वो घर पे जाते हैं, घर पे जाकर के क्या है, जब वो अकेले में बैठते हैं तब वो विचार चलता है उनके दिमाग में, यार उसने क्या बात कही थी, उसने कहा था तू ऐसे, अबे कहीं उसका मतलब मेरे लिए तो नहीं था, ओह हाँ यार मेरे लिए कहा था उसने। कुछ लोगों को हाथों हाथ समझ में आ जाती है, कुछ लोगों को थोड़ा देर से समझ में आती है, तो उनकी प्रोसेसर क्या है, उनका थोड़ा स्लो होता है ना।
डुअल कोर प्रोसेसर होता होगा उनका, किसी को जल्दी समझ में आ जाती है तो वो कोर i7 वाले प्रोसेसर वाले लोग होते होंगे, है ना। हाँ, इंटेक कोर i3 प्रोसेसर, किसी किसी का प्रोसेसर स्लो होता है तो उनको थोड़ा लेट समझ में आता है, किसी को जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को रास्ते में चलते चलते समझ में आता है है ना। तो भांति भांति के जीव जंतु होते हैं, तो इसको हम सटायर कहते हैं। तो पढ़ लेते हैं। अब देखिए, चलिए भाई, सटाइयो। द टर्म सटायर टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेचुरा लेंस। सटायर शब्द की उत्पत्ति, ओरिजिन यानी उत्पत्ति मानी जाती है लैटिन भाषा के शब्द सेचुरा लेंस से। इस भाषा से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है, लैटिन भाषा के कौन से वर्ड से? सेचुरा लेंस से। अ सटायर हैज़ नो लिटरेरी डेफिनेशन। वैसे तो एक सटायर की कोई निश्चित साहित्यिक परिभाषा नहीं होती है, यानी कि अगर आप ये पूछोगे किसी से कि भाई इसकी एग्जैक्ट लिटरेरी डेफिनेशन क्या होती है, उसे बताइए, तो इसकी कोई फिक्स लिटरेरी डेफिनेशन नहीं है, इसकी कोई जो है पहले से फिक्स कोई साहित्यिक परिभाषा नहीं होती है। हाउएवर इन लिटरेचर, लेकिन हालांकि साहित्य में इट इज़ यूज्ड इन पोइट्री, ड्रामा, प्रोज एंड फिक्शन। हालांकि लिटरेचर के फील्ड में इसे पोइट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है, ड्रामा में भी किया जाता है, प्रोज यानी कि गद्य में भी किया जाता है, एंड फिक्शन, और फिक्शन में भी किया जाता है, काल्पनिक जो कहानियाँ वगैरह होती है उसमें। देखो, फिक्शन भी प्रोज का ही एक पार्ट होता है, फिक्शन भी प्रोज ही है। प्रोज का मतलब होता है गद्य। अब गद्य में कहानियाँ वगैरह जब हम लिखते हैं, नोवेल्स, कहानियाँ, शॉर्ट स्टोरीज़, ये भी तो फिक्शन ही है, मतलब सॉरी, ये भी तो प्रोज ही है। और जो एसेज वगैरह लिखे जाते हैं वो भी प्रोज में ही लिखे जाते हैं, लिखते हैं ना अपन। तो प्रोज में यानी गद्य की स्टाइल में अगर आप कोई भी राइटिंग लिख रहे हो तो उसे हम कहते तो प्रोज ही हैं। लेकिन अगर प्रोज में भी दो कैटेगरीज होती है, अगर आप प्रोज के फॉर्म में कोई कहानी लिख रहे हो तो वो कहानी अगर शॉर्ट है तो शॉर्ट स्टोरी कहलाएगी, और अगर बड़ी है नोवेल के फॉर्म में तो वो नोवेल कहलाएगी। तो ऐसा प्रोज जिसमें कोई कल्पना के आधार पर कोई कहानी लिखी जाती है या कोई स्टोरी लिखी जाती है तो वो फिक्शन कहलाएगा। और अगर किसी प्रोज के माध्यम से कोई गद्य के रूप में, प्रोज के फॉर्म में अगर कोई बौद्धिक विचार लिखे जाते हैं, इंटेलेक्चुअल थॉट्स अगर कोई व्यक्ति लिखता है तो वो एस्से कहलाता है। फिर एस्से, जैसे 11th-12th में पढ़े होंगे आपने, एसेज आते हैं चलते हैं 11th-12th में। 11th-12th में जो आपके 7-8 जो आपने स्टोरीज़ पढ़ी होंगी 11th-12th में, जैसे 12th में आपने वो 1 सेंटीमीटर वो वाली स्टोरी पढ़ी होगी, है ना। 1 सेंटीमीटर है, इसके अलावा और भी बहुत सारी है। एवलिन वाली है, बहुत सारी कहानियां हैं फर्स्ट ईयर में, है ना। 1 सेंटीमीटर, एवलिन, तो वो क्या है? वो भी प्रोज है। और जो 6-7 आपने जो एसेज पढ़े होंगे वो भी प्रोज का ही पार्ट है। तो एसेज क्या है? वो भी प्रोज है, जो स्टोरीज़ हैं वो भी प्रोज हैं। लेकिन क्योंकि उसमें कहानी लिखी गई है कल्पना के ऊपर आधारित, तो इसीलिए वो फिक्शन कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा? एस्से कहलाएगा। क्योंकि एस्से में क्या होता है? इंटेलेक्चुअल थॉट्स लिखे जाते हैं, बौद्धिक विचार लिखे जाते हैं। तो प्रोज वो भी है, प्रोज वो भी है, लेकिन क्योंकि उसमें कल्पना के ऊपर आधारित विचार हैं तो इसीलिए वो फिक्शन कहलाएंगे। और इसमें बौद्धिक हमारी जो क्षमता है, उन बौद्धिक क्षमताओं के ऊपर आधारित हम विचार लिखते हैं जो हमारी बुद्धि से प्रेरित होते हैं, तो इसीलिए हम इनको एस्से कहते हैं। तो ये फ़र्क होता है दोनों में। हैं दोनों ही प्रोज के टाइप्स, लेकिन ये एस्से है और वो फिक्शन है। तो वैसे तो सटायर की कोई फिक्स लिटरेरी डेफिनेशन नहीं होती है। हालांकि लिटरेचर में अलग अलग जो लिटरेरी फॉर्म्स हैं उन सभी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो पोइट्री में हो, ड्रामा में हो, प्रोज, फिक्शन, सभी में। इट मे बी डिफाइंड एज अ लिटरेरी कॉम्पोजिशन whose principal purpose is to ridicule the human follies। सटायर को कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, एक
साहित्यिक रचना के रूप में, लिटरेरी कॉम्पोजिशन के रूप में, साहित्यिक रचना के रूप में सटायर को कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है जिसका मुख्य उद्देश्य होता है, प्रिंसिपल पर्पस, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है टू रिडिक्यूल, मजाक बनाना, रिडिक्यूल करना, मोक करना, मजाक बनाना। यानी कि इसका मुख्य पर्पस हम ये कह सकते हैं टू रिडिक्यूल द ह्यूमन फोलीज, मनुष्य के द्वारा की जाने वाली गलतियों को रिडिक्यूल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी किसी भी ह्यूमन बीइंग से, किसी भी मनुष्य से अगर कोई फोली, कुछ मिस्टेक हो गई तो उसका मजाक बनाने के पर्पस से अगर आप कोई तंज या कमेंट किसी के ऊपर करते हो तो उसी को हम सटायर कहते हैं। तो इसका मुख्य पर्पस क्या होता है सटायर का? रिडिक्यूल करना, ह्यूमन फोलीज को, मानवीय जो गलतियां होती है उन मानवीय गलतियों को रिडिक्यूल करने के लिए, एंड वाइसेस या मानवीय जो बुराइयां होती है उन मानवीय बुराइयों को रिडिक्यूल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। भाई या तो ह्यूमन फोलीज को रिडिक्यूल किया जाएगा सटायर के माध्यम से, या ह्यूमन वाइसेस, वाइसेस मतलब बुराइयां, जो भी आपके अंदर बुराई है। जैसे कई बार हम किसी व्यक्ति को रावण कह करके पुकार देते हैं क्योंकि उसके अंदर रावण जैसे गुण होते हैं, तो हमने उसका मजाक बनाया नहीं बनाया रावण का नाम लेकर के, तो ये भी क्या है, एक प्रकार से सटायर ही है, व्यंग्य ही है। तो ह्यूमन फोलीज को रिडिक्यूल करने के लिए या ह्यूमन वाइसेस को रिडिक्यूल करने के लिए सटायर का इस्तेमाल किया जाता है। और किस प्रकार से किया जाता है? इन एन अम्यूजिंग मैनर। अम्यूजिंग मैनर में मतलब मजाकिया अंदाज में। अम्यूजमेंट, अम्यूज का मतलब होता है मनोरंजन करना, तो बिल्कुल मनोरंजन करते हुए, यानी कि हंसी मजाक में, बिल्कुल हंसी मजाक में। यानी आपको सटायर तो करना है लेकिन सीरियस होकर के नहीं, हंसी मजाक में, ताकि आपका भी काम हो जाए और उसको भी बुरा नहीं लगे। लेकिन उस मजाक में उसको अपनी गलती का भी एहसास हो जाना चाहिए। यार इसने थप्पड़ तो मार दिया मेरे, लेकिन इतने प्यार से मारा है कि मैं कुछ कर भी नहीं सकता। यानी उसको उसकी गलती का भी एहसास हो जाता है, आप अपनी बात भी कह देते हो और किसी को बुरा भी नहीं लगता। तो कितना अच्छा तरीका है किसी को किसी की गलती का एहसास कराने का। लेकिन सटायर यूज़ करना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। सटायर यूज़ करने के लिए भी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि। यानी कि आपका IQ लेवल जो है बड़ा टॉप पे होना चाहिए टर्मन के अकॉर्डिंग, है ना। टर्मन ने किया था ना बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण। चलो साइकोलॉजी में पढ़ना आप जब मौका मिले पढ़ने का, तब। अभी ध्यान मत लगाइए क्योंकि अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे हो, अभी यहीं पे रहिए। हाँ भाई आगे देखिए। तो अम्यूजिंग वे में अपने को सटायर करना है, विटी, बुद्धिमानी के साथ, विटी मैनर में। विटी मैनर मतलब बुद्धिमानी के साथ, एंड आयरोनिकल मैनर, और आयरनी के यूज़ करके, आयरोनिकल तरीके से। आयरनी का मतलब होता है जो हम कहें उसके विपरीत अगर हम करें उसको हम आयरनी कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बेईमान है लेकिन वो अपने आप को अगर ईमानदार कहे तो वो आयरोनिकल कैरेक्टर कहलाएगा, ठीक है ना। या जो आप, इसका मतलब ये हो गया जो आप बोलो उसके विपरीत अगर आप होते हो तो उसको हम कहते हैं आयरोनिकल वे में, है ना। जैसे कई बार अपन कह देते हैं ना, कोई व्यक्ति जैसे जिसकी आदतें खराब है ना, और वो अपने आप को जो है बड़ा समझदार दिखाने की कोशिश करता है, तो हम उसकी बातों बातों में उतार देते हैं, यानी कि बेइज्जती कर देते हैं। कई बार नहीं कहते हम, हाँ तू तो बड़ा समझदार है, तुझसे बड़ा समझदार तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में, सारा समझदार तो पूरे घर में सबसे समझदार तो तू ही है, हम तो बेवकूफ़ हैं, कहते हैं ना कई बार। तो ये क्या है, ये आयरोनिकल मैनर में हमने उसके ऊपर तंज कस दिया। इसका मतलब हम तो समझदार हैं और वो बेवकूफ़ है, लेकिन हमने उल्टा बोल दिया। आयरोनिकल मैनर में हमने उसके ऊपर तंज कस दिया। अब उसको भी समझ में आ गया कि हमने बेवकूफ़ उसी को बोला है, बोल हम हमारे को अपने को रहे हैं, लेकिन असल में हमने उसको बोला है। वो भी समझ जाता है, लेकिन क्या कुछ कहेगा, वो भी जानता है कि हाँ यार बेवकूफ़ तो मैं हूँ ही सही, तो वो भी बेचारा फिर कुछ नहीं कहता है। तो इसको बोलते हैं सटायर करना, और इस तरह से सटायर करना कहलाता है आयरोनिकल मैनर में सटायर करना। उल्टा बोल करके, अगर आप उल्टा बोल करके, जो जैसा नहीं है उल्टा बोल करके अगर आप किसी के ऊपर इस प्रकार से कमेंट करके सटायर करते हो तो आयरोनिकल मैनर में सटायर करना कहते हैं इसे। विटी का मतलब बुद्धिमानी के साथ,
3 तरीके से, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। बुद्धिमानी के साथ बोलना, है ना, बुद्धिमानी के साथ आप यूज़ कीजिए, कमेंट कीजिए किसी के ऊपर। अम्यूजिंग तरीके से बोलना, अम्यूजिंग तरीके से जैसे पोइट्री के फॉर्म में बोल दिया, है ना, संगीत के माध्यम से बोल दिया, किसी के ऊपर गाना बना दिया, गाना बना करके किसी के ऊपर सटायर कर दिया, तो ये अम्यूजिंग तरीका है बोलने का। तो किसी भी तरीके से कीजिए, अगर आप उसके ऊपर सटायर करोगे, व्यंग्य करोगे, कमेंट करोगे, तो वो सटायर कहलाएगा। अब ये किसी भी तरीके से किया जा सकता है, ये आपकी चॉइस है। आगे देखिए भाई, इट इज फोर्सफुल, टर्स एंड पॉइंटेड एज वेल एज एक्सप्लिसिट। एक सटायर जो होता है ये बहुत ही ताकतवर, शक्तिशाली होता है दोस्तों, फोर्सफुल। एक सटायर जो होता है ना, एक ब्रह्मास्त्र की तरह होता है सटायर, ब्रह्मास्त्र की तरह। जैसे ब्रह्मास्त्र होता था ना पुराने टाइम पे, पौराणिक सीरियल देखे होंगे आपने, वो ऐसे जब भी युद्ध होता था तो हाँ जैसे युद्ध होता था तो वो ऐसे धनुष को यूँ करते थे और फिर ऐसे 2-4 सेकंड तक मंत्र पढ़ते थे, ओम ओम, फिर एक तीर प्रकट होता था उनके, टुनुनु 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 टुनुनु, फिर उसके ऊपर ऐसा लाइट जलती रहती थी, है ना, लिप जिप करती हुई, फ्लक्चुएट करती हुई, टुनुनु टुनुनु टुनुनु, है ना, अलग अलग कलर में। फिर उसको यूँ करके फिर यूँ करके छोड़ते थे वो, फिर वो जाता था ऐसे ही जाता था। हाँ, तो अच्छा उसने तीर छोड़ दिया, लेकिन सामने वाला अभी तक उसने धनुष ही नहीं उठाया। 3 मिनट तक गजब होता है यार। उस मतलब उसने इतना स्लो मोशन में जाता है वो, पता नहीं जाने कितनी, जाने उसकी स्पीड कम रहती है, जाने वो फ्यूल उसमें कम भरते हैं, मंत्र पढ़ने में पता नहीं कोई कमी रह जाती है, वो इतनी स्लो स्पीड से जाता है कि सामने वाले ने धनुष तक नहीं उठाया होता है। अच्छा उसने अपना आधा रास्ता तय कर लिया होता है, लेकिन तब तो वो धनुष उठाएगा, फिर वो भी फिर वो भी अरे यार चलिए खैर कोई बात नहीं, बट ऐसे मजाक नहीं बनाना चाहिए। वो भी जो है अब उनका एक तरीका होता है बेचारे, वो भी क्या करें, वो भी एक असलियत थोड़ी दिखा रहे हैं, एक नाटक के माध्यम से वो भी काल्पनिक रूप से दिखा रहे हैं, तो ये वाली बात है। बाकी फिर भी यार रियलिटी होती है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, इतने देर में भाई तीर छूटे ना तो उसका आधा हिस्सा दड़ लेकर के पीछे निकल जाए वो। खैर जो भी है, तो एक सटायर जो होता है बहुत ही शक्तिशाली होता है, टर्स सूक्ष्म होता है, छोटा होता है, एंड पॉइंटेड और बड़ा ही तीखा होता है, एज वेल एज एक्सप्लिसिट, जितना और इतना ही स्पष्ट होता है। यानी कि एक सटायर जितना स्पष्ट होता है उतना ही ज़्यादा ताकतवर होता है, सूक्ष्म छोटा होता है और तीखा होता है। यानी कि सटायर जब किसी के ऊपर किया जाता है ना दोस्तों, तो छोटी सी बात के छोटी मतलब ऐसा लंबा चौड़ा तरीके से नहीं किया जाता, छोटे से फॉर्म में किया जाता है, लेकिन वो छोटी सी बात इतनी तीखी होती है, इतनी ताकतवर होती है, इतनी स्पष्ट होती है कि सीधे दिल पे वार करे। तेरा ये सटायर हो, है ना। हाँ गाना है, गाना नहीं गा रहा हूँ लेकिन मैं तो सीधे जो है दिल पे जाकर के वार करता है वो सटायर, ऐसा होता है सटायर। इट्स पर्पज़ इज़ नॉट टू अब्यूज़ एनीवन। एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, सटायर का पर्पज़ किसी को अब्यूज़ करना नहीं होता है, किसी को गाली देना, किसी को भला बुरा कहना नहीं होता है। अगर आप किसी को अब्यूज़ कर रहे हो, किसी को गाली दे रहे हो, तो वो सटायर नहीं कहा जाएगा कि तू तो टू नहीं, है ना, बीप 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 बीप, तो वो सटायर नहीं है, क्योंकि इसका पर्पज़, सटायर का पर्पज़ अब्यूज़ करना नहीं होता है किसी को। इन अदर वर्ड्स, तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट अ सटायर इज़ अ पेनलेस पेन, कि सटायर क्या है, एक दर्द रहित दर्द है दोस्तों। सटायर क्या है, एक दर्द रहित दर्द है। यानी कि जब ये किया जाता है तब हमें महसूस तो नहीं होता, लेकिन दर्द ज़रूर होता है सही बात है ना। पेनलेस पेन की तरह होता है सटायर, जिसमें दर्द तो नहीं होता, यानी जैसे अपने कोई चीज़ चुभती है तो उसकी तरह दर्द नहीं होता, लेकिन दिल ज़रूर दुखता है। पेनलेस पेन की तरह होता है सटायर, यानी कि बुरा लगता नहीं लगता अपने को, दिल दुखता नहीं दुखता अपना, तो बस पेनलेस पेन हुआ नहीं हुआ।
बेइज्जती हो जाती है अपनी, और अपने को बड़ी एम्बेरसमेंट फील होती है, यार मेरी उतार के चला गया, मेरी बेइज्जती कर दी उसने तो। हालांकि कुछ लोगों को हाथों हाथ समझ में आ जाती है, लेकिन कुछ लोगों को आधे रास्ते में समझ में आती है, कुछ लोगों को घर पे जाके समझ में आती है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको समझ में ही नहीं आती। वो इतने भोले होते हैं, इतने भोले भंडारी के भक्त होते हैं वो, कि उनको समझ में ही नहीं आती है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दिन में कहीं गए हुए होते हैं, सटायर वहाँ पे पड़ता है, लेकिन रात में जब सो रहे होते हैं तो सोते सोते उनको वो बात समझ में आती है। रात में सोते सोते विचार कर रहे होते हैं वो, कि आज तो पार्टी में फ़ोटो देख रहे होते हैं ना मोबाइल में, हाँ फिर उसने वो बोला, कहीं मेरे ऊपर तो नहीं बोला था उसने। तो कुछ ऐसे भी होते हैं। खैर जो भी है, जब भी आए समझ में, लेकिन आ जाना चाहिए भगवान। हाँ भाई देखिए, तो सटायर एक पेनलेस पेन होता है, अ स्लैप विद स्वीटनेस, प्यार से मारे गए एक चांटे की तरह होता है सटायर, जिसमें बड़े प्यार से एक व्यक्ति कमेंट तो करता है ना। देखो मैंने वही कहा है, मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी कहा था, काम भी हो जाए, सामने वाले को बुरा भी नहीं लगे, और उसको उसकी गलती का एहसास भी हो जाए। तो प्यार से जिस तरह से चाटा मारा जाता है ना, कि चाटा भी मार लो, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तो एक प्यार से मारे गए चाटे की तरह होता है सटायर। अ शुगर कॉटेड पिल, शुगर कॉटेड पिल, पिल का मतलब गोली, जिसके ऊपर शक्कर की परत चढ़ी होती है। शुगर का मतलब मीठी, कॉटेड यानी कि परत चढ़ी हुई, पिल का मतलब गोली। देखो दोस्तों, गोलियां आती ना, गोलियां जो टैबलेट्स वगैरह हम खाते हैं, अंदर इसके अंदर जो दवाई होती है वो बहुत ही कड़वी होती है। तो ऐसी गोलियां जो अंदर से कड़वी हो, ऐसी गोलियों को खाने में दिक्कत ना हो, इसलिए उसके ऊपर मीठी परत चढ़ाई जाती है। गोलियों के ऊपर, टैबलेट्स के ऊपर मीठी परत चढ़ाई जाती है, ताकि जब कोई व्यक्ति उसको खाए तो उसको खाने में दिक्कत ना हो, इस वजह से। तो गोली अब है तो असल में कड़वी, लेकिन ऊपर शक्कर की परत, मीठी परत चढ़ी हुई होती है, तो खाने में आसानी होती है ना। लेकिन जब अंदर जाती है तब कड़वी तो लगती है। तो एक शुगर कोटेड पिल की तरह होता है सटायर। शुरू में तो अपने को बिल्कुल एहसास नहीं होता क्या हुआ, बात ही तो कही है, लेकिन बाद में समझ में आता है, अबे तेरी, हाँ ओए सुन, एक मिनट, ऐसा क्या बोला तू, क्या बोला, कहाँ बोला, मैं कुछ भी नहीं बोला, मैंने यही तो बोला है कि गधे के सिर पे सींग निकला है। गधे के सिर, गधे के सिर पे सींग निकला है, मतलब ये है कि आपने पार्टी में वो लगा रखा था, क्या वो सींग वाला आता है ना, वो जिसमें लाल लाल लाइट जलती है, तो ऐसा कुछ, हाँ वो बैंड लगा रखा था आपने, जो भी होता है वो, है ना, तो वो लगा रखा था। अब आप पार्टी में गए उसको लगा करके तो आपके किसी दोस्त ने कह दिया क्या, अरे वाह यार गधे के सिर पे सींग निकला है। अब गधे के सींग होते हैं क्या? कुछ लोगों को तो ये पता नहीं होता कि गधे के सिर पे सींग भी होते नहीं होते, वो हाँ भी भर लेते हैं। ऐसे लोग हाँ भी भर लेते हैं, हाँ यार हाँ तो क्या हुआ है, तो हैं, गधे के सिर पे सींग नहीं होते क्या? ऐसे लोग भी होते हैं जो ये मान लेते हैं, हाँ तो क्या हो गया यार, गधे के सींग नहीं होते क्या? वो आपसे उल्टा पूछ रहे होते हैं, हाँ तो क्या हो गया यार, गधे के सींग नहीं होते क्या? अच्छा गधे के सींग होते हैं? हाँ नहीं बिल्कुल हो सकते हैं भाई, क्यों नहीं हो सकते? गाय के हो सकते हैं, भैंस के हो सकते हैं, है ना, हाँ घोड़े के हो सकते हैं, सभी के हो सकते हैं, गधे के क्यों नहीं हो सकते? तो ये वाली सिचुएशन आ जाती है भैया। तो ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं, हाँ उल्टे बोल जाते हैं फिर वो। तो प्यार से मारे गए चाटे की तरह होता है, या शुगर कॉटेड पिल की तरह होता है, या एक कल्चर्ड पनिशमेंट की तरह होता है। कल्चर्ड पनिशमेंट मतलब सभ्य तरीके से दिया गया दंड। कल्चर्ड सभ्य तरीके से दिया गया दंड, यानी आपने दंड भी दिया लेकिन असभ्य बन करके नहीं, सभ्य बन करके, है ना, पोलाइट बन करके, बिल्कुल शांति से, अरे पागल बच्चे। इज्जत की रहेगी, फिर काम वाले की बेइज्जती और होगी। हाँ और बेइज्जती तो होती ही होती है, खैर, है ना, लेकिन वो अपने को महसूस होती है, सामने वालों को भी हो जाती है, क्योंकि वो तो करेगा तो सामने वाले को, सुनने वालों को भी तो लगेगा ही सही ना, तो उसको भी महसूस हो जाती है, सबको महसूस हो जाती है, लेकिन डायरेक्ट नहीं बोला जाता है ना। चलिए आगे देखिए भाई, अ सटायर रेयरली अटैक्स डायरेक्टली बट कवर्स इट्स अटैक इन द फॉर्म ऑफ फेबल्स
एलिगरी, पैरोडी एंड मीक हीरोइक। देखिए भाई, एक जो सटायर होता है रेयरली मतलब दुर्लभ तरीके से, कभी कभी दुर्लभ तरीके से या कभी कभी ही जो है डायरेक्टली अटैक करता है, यानी कि डायरेक्ट किसी का नाम लेकर के उसके ऊपर सटायर किया जाए, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है दोस्तों। जैसे हम किसी के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, जैसे पप्पू को तो सभी जानते हैं, है ना? हाँ, अरे फिर वही बात, नाम मत लीजिए आप, समझा कीजिए, है ना? तो आदरणीय श्री 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 पप्पू जी तो सभी जानते हैं, तो डायरेक्ट नाम लेकर के कभी जो है बोला नहीं जाता है। तो कभी कभी ही ऐसा होता है, रेयर, बहुत ही रेयर चांस में ऐसा होता है जब डायरेक्ट हम जो है अटैक करते हैं सामने वाले के ऊपर। अटैक करते हैं मतलब हमला करते हैं, मतलब सटायर करते हैं। तो एक सटायर कभी कभी ही हमने अपने को जो है ऐसा देखने को मिलता है जिसमें डायरेक्ट नाम लेकर के किसी के ऊपर व्यंग्य किया जाता है। जबकि अधिकांश केसेस में क्या होता है, अधिकांश केसेस में क्या होता है, जो सटायर होता है उस सटायर में कवर्स इट्स अटैक। अधिकांश केसेस में जब सटायर लिखा जाता है तो उन केसेस में सटायर में कही गई जो बात होती है या जो कमेंट हम सटायर के माध्यम से कर रहे होते हैं उसे कवर करके लिखा जाता है, यानी कि उसे इनडायरेक्टली रूप में कहा जाता है, कवर करके, है ना? मतलब डायरेक्ट नाम लेकर के नहीं, कवर करके लिखा जाता है। इट्स अटैक इन द फॉर्म ऑफ फेबल्स, फेबल्स यानी कि स्टोरीज। जैसे कोई कहानी लिख दी किसी व्यक्ति के ऊपर, है ना? तो कहानी में जो है आपने कोई कैरेक्टर बता दिया, तो उस कैरेक्टर से जो है उस व्यक्ति की तुलना कर दी, है ना? जैसे आप कहीं जो है मार्केट में गए, अब मार्केट में जाकर के आपने जो है कुछ चीज़ खरीदी कहीं से, और कुछ चीज़ खरीद करके 100 रुपये का नोट दिया, 100 रुपये का नोट दे करके और 80 रुपये का सामान खरीद लिया, ठीक है ना? 80 रुपये का सामान खरीद लिया। अब आपसे वहाँ पे लेन देन में कोई गलती हो गई, सपोज़ करो, है ना? आपने ज़्यादा पैसे मांग लिए जबकि उसने सही पैसे, कोई ना कोई मिस्टेक हो गई आपसे। तो अब अगले दिन जब इस मिस्टेक के बारे में किसी अन्य व्यक्ति को पता लगा, तो वो व्यक्ति क्या करता है, आपका मजाक बनाने के लिए डायरेक्ट नाम नहीं लेगा बल्कि एक कहानी सुनाएगा। अरे कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि मार्केट जाते हैं कोई चीज़, भाई मैं कल एक व्यक्ति है ना मेरे को मार्केट में मिला, मैं वहाँ से लड्डू खरीदने गया था, तो लड्डू खरीदने गया ना, एक व्यक्ति आया, उसने 100 रुपये का नोट दिया और 80 रुपये वापस, मतलब उसने पूरी बात बता दी, है ना? डायरेक्ट नाम नहीं लिया ना, इनडायरेक्टली, मतलब सटायर को कवर करके आपने अपना जो अटैक किया आपने उसको कवर करके, किसमें? स्टोरी के माध्यम से। तो एक सटायर कभी कभी ही अपने को ऐसा देखने को मिलता है जिसमें डायरेक्टली उस व्यक्ति का नाम लेकर के और उसके ऊपर सटायर किया जाता है। डायरेक्ट सटायर में ऐसा होता है, जो डायरेक्ट सटायर होता है उसमें ऐसा होता है, लेकिन बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। जबकि जनरली सटायर के माध्यम से जब व्यंग्य किया जाता है तो किस रूप में किया जाता है? जैसे कहानी के फॉर्म में, एलिगरी के फॉर्म में। एलिगरी क्या होता है? एलिगरी में कोई भी राइटिंग वगैरह जो होती है, उस राइटिंग में कोई भी व्यक्ति या वस्तु जब किसी दूसरी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो ऐसा करना या इस प्रकार से उस चीज़ को लिखना एलिगरी कहलाता है। जैसे कि भगवान श्री राम, जो कि एक उत्तम, जब रामायण हम पढ़ते हैं तो उस रामायण में भगवान श्री राम का जो कैरेक्टर है वो प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि सिंबल है, वो सिंबलाइज कर रहा होता है किसका? उत्तम चरित्र का। यानी भगवान श्री राम प्रतिनिधित्व करते हैं उसमें अपनी कहानी के माध्यम से, वो हमें क्या सीख दे रहे हैं? उत्तम चरित्र होना चाहिए व्यक्ति का। माता सीता हमें क्या सिखाती है? पवित्रता सिखाती है ना? तो वो पवित्रता को रिप्रेजेंट कर रही हैं। भगवान श्री राम जो है वो उत्तम चरित्र को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब कोई कहानी लिखी जाती है तो उत्तम चरित्र यहाँ पर जिसका प्रतिनिधित्व भगवान श्री राम कर रहे हैं, पवित्रता जिसका प्रतिनिधित्व माता सीता कर रही हैं, तो इस प्रकार से जब किसी चीज़ को, जब कोई व्यक्ति या कोई वस्तु जब रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो इस प्रकार से कोई राइटिंग लिखना एलिगरी कहलाता है। एलिगरी, तो एलिगरी के फॉर्म में सटायर किया जाता है, या पैरोडी के माध्यम से भी सटायर किया जाता है। पैरोडी क्या होती है? पैरोडी भी एक राइटिंग होती है।
एक विशेष प्रकार की राइटिंग जिसमें अपनी राइटिंग को ह्यूमरस बनाने के लिए किसी दूसरी राइटिंग को कॉपी किया जाता है, किसी दूसरे की स्टाइल को कॉपी किया जाता है या दूसरे के मैनर को, उसकी तरीके को कॉपी किया जाता है अपनी राइटिंग को ह्यूमरस बनाने के लिए, उसको कहते हैं हम पैरोडी। तो पैरोडी के माध्यम से, एलेगरी के माध्यम से, मीक हीरोइक मतलब बिल्कुल विनम्र तरीके से बहादुरी से संबंधित कोई राइटिंग लिखना, कोई साहसिक स्टोरी लिखना जिसमें बहुत ही ज़्यादा जो है किसी के बहादुरी से संबंधित प्रयासों के बारे में या किसी ब्रेवरी के बारे में जिसमें बात की जाए, तो इस प्रकार की जो राइटिंग्स होती है उनको हम मीक हीरोइक वाली राइटिंग्स कहते हैं। तो कहने का मतलब पूरी तरह से ये है कि सटायर जो है डायरेक्ट फॉर्म में कभी कभी ही लिखा जाता है, जनरली सटायर को जो है इन सारी चीज़ों के फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे कि फेबल्स, एलेगरी, पैरोडी, मीक हीरोइक, ये सारी चीज़ें। आगे देखिए भाई, सटायर फॉल्स हैविली, जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर सटायर किया जाता है तो उस व्यक्ति के ऊपर ये बहुत ही भारी तरीके से जाकर के गिरता है। यानी कि जब सटायर किसी व्यक्ति के ऊपर जाकर के पड़ता है ना तो बहुत तबाही मचाता है ये उस व्यक्ति के अंदर, है ना, बहुत भारी तरीके से गिरता है। इमोशनली वो व्यक्ति, कुछ लोग तो इतना सीरियसली ले जाते हैं इसको कि इमोशनली टूट जाते हैं बेचारे, डिप्रेशन में आ जाते हैं कुछ लोग, उसने मेरी बेइज्जती कर दी, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। जिन लोगों का दिल कमज़ोर होता है ना तो वो लोग तो बेचारे टूट जाते हैं, रोने लग जाते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। आज के बाद मैं स्कूल नहीं जाऊँ, बहुत बुरा है वो मेरा दोस्त वगैरह। तो इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए इंसान, है ना। देखो सभी तरह के लोग होते हैं और आप तो जानते ही हो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, है ना, इससे बड़ा और कोई रोग नहीं है इस दुनिया में। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो भाड़ में जाए लोग और भाड़ में जाए ये रोग, सीधी बात है। काहे को किसी की चिंता करना, जो दिल में आए वो करो, सही बात है ना। आगे देखिए भाई, सटायर फॉल्स हैविली, it has no moral sense, no pity, no kindness and no generosity at all। सटायर के अंदर जो है किसी प्रकार की कोई नैतिक समझ नहीं होती है। हाँ, सटायर के अंदर न कोई दया होती है, न दयालुता होती है, न उदारता होती है। यानी कि सटायर ये नहीं देखता कि भाई ये तो लड़की है इसको मैं कम नुकसान पहुंचाऊं, या ये लड़का है इसको मैं ज़्यादा नुकसान पहुंचाऊं। सटायर के अंदर इस बात की कोई नैतिक समझ नहीं होती है कि भाई यार, अरे नहीं यार, इसको ज़्यादा बुरा लग जाएगा इसलिए मैं इसके ऊपर जाकर के नहीं गिरूंगा। नहीं, सटायर के अंदर कोई दया, उदारता, दयालुता कुछ नहीं होती है। वो कोई भेदभाव नहीं करता, ना तो लिंग के आधार पर, न जाति के आधार पर, ना किसी अन्य के आधार पर, वो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करे। एक बार किसी के तीर से जब छूट गया तो भाई वो निशाने पे जाकर के इतनी तबाही मचाता है उस व्यक्ति के दिल के अंदर कि टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। तो सटायर के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। इट अटैक्स ऑन द कैरेक्टर ऑफ अ मैन, सटायर जो है एक व्यक्ति के सीधे चरित्र के ऊपर जाकर के हमला करता है, एक व्यक्ति के कैरेक्टर के ऊपर जाकर के हमला करता है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कई बार लोग बेचारे जो है ना इमोशनली टूट जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, वो 2-3 दिन तो उस ट्रॉमा से बाहर आने में लग जाते हैं, उनको इतने परेशान हो जाते हैं कुछ लोग तो। और यार उसने मेरी बेइज्जती की तो कैसे की, क्या मैं इतना बुरा हूँ क्या, ये हूँ क्या, वो हूँ क्या, इतने टूट जाते हैं कुछ लोग। हालांकि कुछ लोग सहन कर लेते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, इतने ढीठ होते हैं क्योंकि उनको फ़र्क नहीं पड़ता उनके लिए तो, क्योंकि दिन भर बेइज्जती होती रहती है। मम्मी पापा दिन भर में जाने कितने सटायर कर देते हैं बच्चों के ऊपर, है ना। और वो तो डायरेक्ट सटायर करते हैं मम्मी पापा तो, ये तो ढीठ, ये तो नालायक, ये तो नकटा, है ना, और भी पता नहीं जाने क्या क्या सुनने को मिलता है। तो वो क्या है, वो सटायर ही तो है, वो तो सीधा मुंह पे बोलते हैं। हाँ, मम्मी पापा के द्वारा किया गया सटायर तो डायरेक्ट जा करके गिरता है, हमारे ऊपर ही लैंड होता है, सीधे यहाँ पे धड़ लग गया ठप्पा आपके ऊपर, यहाँ पे नालायक, ढीठ, नकटा, काम नहीं करता, है ना, फिक्र नहीं है इसको, पढ़ाई नहीं करता, ये नहीं करता,
पड़ा रहता है, लेट उठता है ना, देर रात तक मोबाइल चलाता है, और भी पता नहीं 17 तरह की चीज़ें। तो दिन भर 24 घंटे में जाने कितनी बार सटायर करते हैं मम्मी पापा हमारे ऊपर। तो सटायर क्या करता है, एक व्यक्ति के चरित्र पर जाकर के हमला करता है। और मम्मी पापा के सटायर ही दोस्तों, आप बुरा मत मानिएगा, मम्मी पापा के सटायर ही हमें मजबूत बनाते हैं। और हम इतने ढीठ बन चुके होते हैं, यानी इतने मजबूत बन चुके होते हैं कि समाज के सटायर्स का हमारे ऊपर कोई असर ही नहीं होता फिर। अरे हाँ, बोल ले तेरे को आदत पड़ गई, ढीठ हो गए हम। एंड इट रिवील्स द मैनर्स ऑफ द एज। और ये जो है सटायर क्या करता है, किसी समाज में कोई भी जो एज चल रहा होता है, जो समय चल रहा होता है, उसके तौर तरीकों को भी उजागर करता है। यानी कि तौर तरीके मतलब समाज में क्या चल रहा है, कोई व्यक्ति किस प्रकार के कामकाज कर रहा है, कोई व्यक्ति किस प्रकार से अपने काम को कर रहा है, तो उसके तौर तरीकों को भी उजागर करता है ये सटायर। अब हम बात करते हैं सटायर के टाइप्स के बारे में। देखिए, अ सटायर मे बी ऑफ 2 काइंड्स। एक सटायर जो है वो 2 प्रकार का हो सकता है, डायरेक्ट सटायर और फॉर्मल सटायर, एंड नंबर 2 इनडायरेक्ट सटायर। सबसे पहले देखिए डायरेक्ट सटायर और फॉर्मल सटायर क्या होता है, देखते हैं। अब देखिए डायरेक्ट सटायर, जैसा कि नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, जिस व्यक्ति के ऊपर डायरेक्ट नाम लेकर के सटायर किया जाए प्रत्यक्ष रूप से, वो डायरेक्ट सटायर हो जाएगा। और इनडायरेक्ट सटायर मतलब जिसमें उसकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया जाए, कुछ अलग प्रकार से जो है सटायर किया जाए, अलग फॉर्म में सटायर किया जाए, लेकिन जो जुड़ा हुआ किससे हो, उसी व्यक्ति के ऊपर। यानी डायरेक्ट बोल करके, मुंह पे बोल करके अगर आप सटायर करोगे नाम लेकर के, तो वो डायरेक्ट सटायर हो जाएगा। और इनडायरेक्टली अगर सटायर करोगे उस व्यक्ति के ऊपर, तो वो इनडायरेक्ट सटायर हो जाएगा। देख लीजिए डायरेक्ट सटायर और फॉर्मल सटायर। इन डायरेक्ट और फॉर्मल सटायर, द सटायर वॉइस स्पीक्स आउट इन द फर्स्ट पर्सन। देखिए भाई, डायरेक्ट सटायर की एक सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इस प्रकार के सटायर में जो सटायरिक वॉइस होती है, यानी कि सटायर करने वाला जो व्यक्ति होता है, व्यंग्य करने वाला जो व्यक्ति होता है, स्पीक्स आउट इन द फर्स्ट पर्सन, वो फर्स्ट पर्सन के रूप में बोल रहा होता है। फर्स्ट पर्सन का मतलब आई या वी के रूप में। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जानते हो ना आप, आई और वी। तो आई और वी के रूप में बोल रहा होता है वो, और पर्टिकुलरली आई के रूप में बोल रहा होता है। आई का मतलब यानी कि वो व्यक्ति जो राइटिंग को लिख रहा है, वो व्यक्ति अपने आप को उस राइटिंग में इंक्लूड करके जो है अपनी बात को बोलता है। जैसे कि मैं मान लीजिए कोई कहानी लिखूं अगर, तो उस कहानी में मैं अगर अपने आप को एक कैरेक्टर मान करके अगर कोई कहानी लिखता हूं अगर, तो मेरे द्वारा कही गई वो कहानी फर्स्ट पर्सन की कहानी बन जाएगी, है ना। जैसे कि मैं लिखी भी मैंने और बोलने वाला व्यक्ति भी मैं खुद ही हूँ, और मैं अपने आप को उस कहानी का एक पार्ट मान करके जो है वो कहानी लिख रहा हूँ, यानी कि मेरा भी उसमें एक कैरेक्टर है। जैसे कि मैंने सुबह होते ही अपने सभी दोस्तों को फ़ोन किया कि भाई चलो घूमने चलते हैं। राजू ने कहा मैं 5 मिनट में तेरे घर पर आ रहा हूँ। मैंने तुरंत अपना बैग पैक किया और हम सभी जो है घूमने के लिए निकल पड़े। अब लिखने वाला मैं, उस कहानी में भी मैंने अपने आप को एक कैरेक्टर मान लिया, और कहानी टेलर, स्टोरी टेलर भी मैं, क्योंकि कहानी भी कौन लिख रहा है, मैं लिख रहा हूँ, और मैं उस कहानी का एक हिस्सा भी हूँ, उस कहानी में एक कैरेक्टर भी हूँ, तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन। और इस प्रकार की जो कहानी होती है वो फर्स्ट पर्सन की वॉइस में बोली गई कहानी होती है, ठीक है। कुछ कहानियाँ ऐसी भी होती है जिसमें राइटर जो होता है वो अपने आप को उस कहानी का हिस्सा नहीं बनाता है, और जब वो अपने आप को उस कहानी का हिस्सा नहीं बनाएगा तो फिर कहानी जो है थर्ड पर्सन में लिखी जाती है, थर्ड पर्सन में। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं कहानी लिखूं कि भाई अब मैंने अपने आप को अगर उसका हिस्सा नहीं बनाया तो फिर कहानी कैसे आएगी। जैसे कि इसका एग्जांपल लेते हैं शुभम का। शुभम जो कि एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, वह सवेरे जल्दी उठा, जल्दी उठ करके उसने अपने दोस्त को फ़ोन किया और अपने दोस्त को फ़ोन करके अपने घर पर बुलाया, इनवाइट किया। दोनों ने
लंच घर पर ही किया, उसके बाद उसका फ्रेंड अपने घर चला गया और शुभम अपने घर चला गया। अब यहाँ पर मैं लिखने वाला मैं हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को उस कहानी का हिस्सा नहीं बनाया, तो इसका मतलब कहानी फर्स्ट पर्सन स्पीकिंग वॉइस में नहीं है, ठीक है ना। तो ये वाली कहानी में अपने को फॉर्मल सटायर नहीं देखने को मिलता है। जनरली फॉर्मल सटायर जो होता है फर्स्ट पर्सन वाली जो स्पीकिंग वॉइस होती है, उस स्पीकिंग वॉइस में अपने को ये फॉर्मल सटायर देखने को मिलता है जनरली। दिस आई, और ये फर्स्ट पर्सन वाली जो कहानी होती है, इसमें ये जो आई प्रोनाउन होता है मैं स्पीक, वो बोल सकता है, यानी कि बातचीत करता हुआ अपने को नज़र आ सकता है, टू द रीडर से भी, और टू अ कैरेक्टर, या फिर विद इन द वर्क इटसेल्फ, या फिर उसी रचना में किसी कैरेक्टर से बात करता हुआ अपने को नज़र आ सकता है। यानी कि इस प्रकार की कहानी में क्या होता है, इस प्रकार की सटायर में क्या होता है, जो फर्स्ट पर्सन वाली जो स्टोरीज़ होती है जनरली उस टाइप की राइटिंग्स में अपने को ये सटायर देखने को मिलता है। और इसमें ये जो आई है, यानी कि मैं लिखने वाला जो व्यक्ति हूँ, मैं अपने आप को उस कहानी का एक कैरेक्टर मानूंगा और अपने आप को उस कहानी का कैरेक्टर मान करके एक राइटिंग लिखूंगा, कहानी लिखूंगा, या कुछ भी स्टोरी वगैरह राइटिंग वगैरह लिख दूंगा मैं। और मैं अपनी बात को उस कहानी का हिस्सा मान करके जब कहूँगा तो मैं एड्रेस कर सकता हूँ रीडर को भी, या उसी कहानी का जो कोई कैरेक्टर है उसको भी। भाई मैं तो किसी से भी बात कर सकता हूँ ना, क्योंकि मैं लिखने वाला भी मैं हूँ और उस कहानी का एक पार्ट भी मैं हूँ, हिस्सा भी मैं हूँ। तो मैंने क्या लिखा, मैंने शुभम से कहा कि वो आधे घंटे पहले ही जो है घर पर आ जाए। तो लिखने वाला मैं, उस कहानी का कैरेक्टर मैं, और मैं उसी कहानी के किसी दूसरे कैरेक्टर से बात कर रहा हूँ। तो आई ने बात किया, या आई ने बात की किससे, शुभम से। तो आई यानी कि ये फर्स्ट पर्सन उसी कहानी के किसी चरित्र से भी बात कर सकता है, या रीडर्स जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको भी एड्रेस कर सकता है। कहने का मतलब ये है, हु इज़ कॉल्ड द एडवर्सेरियस, और ये आई जिस किसी भी व्यक्ति से बात करता है उस व्यक्ति को जो है एडवर्सेरियस कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेट के एग्ज़ाम्स में कई बार इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, वन लाइनर। जब नेट की तैयारी करते हैं ना अपन, तो बीच बीच में इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ पर, जिनको हम शायद नज़रअंदाज कर देते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। लेकिन ये क्वेश्चंस हमारे आसपास ही होते हैं, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया होता है। हम क्या है, गाइडों में डूबे रहते हैं, गाइड्स ले आएंगे, उनमें से जो है रट्टे मारते रहेंगे, जबकि असली कंटेंट आप ही के सामने है। तो हम इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते। हमें तो बस विश्वास होता है केवल किन चीज़ों पे, यार गाइड लेके आते हैं, वो हमें जो है नंबर दिलाएगी, जबकि असली कंटेंट आपके सामने है। ऑथेंटिक बुक्स लेकर के आइए यार, ऑथेंटिक बुक्स में से अपने नोट्स बनाइए, आप खुद जो है टॉप कर जाओगे। आप जो टॉपर्स वगैरह होते हैं ये गाइड से नहीं पढ़ते हैं। हर एग्ज़ाम में जो टॉप करने वाले जो लोग होते हैं वो गाइड से नहीं पढ़ते हैं, वो अपने नोट्स खुद बनाते हैं ऑथेंटिक बुक्स ला करके। हर सब्जेक्ट की अपनी ऑथेंटिक बुक्स लेकर के आइए, उसमें से आप नोट्स बनाइए, फिर देखो आप गाइड वाइड कहाँ लगती है आपके सामने। तो इसीलिए छोटी छोटी चीज़ों को नोट करके चला कीजिए, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट सटायर में क्या होता है, फर्स्ट पर्सन वाली जो राइटिंग होती है, वो फर्स्ट पर्सन वाली राइटिंग में जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है वो रीडर से भी बात कर सकता है अपनी कहानी में, या उसी कहानी के किसी चरित्र से भी बात कर सकता है। तो जिस व्यक्ति से वो बात करता है, या जिस व्यक्ति से वो अपनी बात कहता है, या जिस व्यक्ति को वो एड्रेस करता है अपनी बात कह करके, उस व्यक्ति को एडवर्सेरियस कहा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यानी कि मैं अगर अपनी कहानी में शुभम से अगर बात करूंगा तो शुभम एडवर्सेरियस कहलाएगा, या किसी रीडर के लिए अगर मैं कुछ कहूँगा तो वो एडवर्सेरियस कहलाएगा। देखिए आगे, टू टाइप्स ऑफ, अब ये जो मैं आई से सीधे बात करूँगा ना मैं, यानी कि मैंने डायरेक्ट शुभम से बात की। अब ऐसी कंडीशन में मैं अगर कोई डायरेक्ट सटायर करूँगा, यानी कि डायरेक्ट जो भी बात कहूँगा शुभम से कहूँगा, तो डायरेक्ट मैं शुभम से अगर कुछ कहूँगा तो डायरेक्ट सटायर हुआ नहीं हुआ,
तो ये होता है डायरेक्ट सटायर और फॉर्मल सटायर। टू टाइप्स ऑफ फॉर्मल सटायर आर कॉमनली डिस्टिंग्विश्ड। फॉर्मल या डायरेक्ट सटायर में भी दो प्रकार के सटायर सबसे विशिष्ट माने जाते हैं, यानी कि फॉर्मल या डायरेक्ट सटायर जो होता है इसमें भी दो सटायर सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इसके भी दो टाइप्स, टेकिंग देयर नेम्स फ्रॉम द ग्रेट रोमन सटायरिस्ट होरेस एंड जुवनल। और इन दोनों ही प्रकार के सटायर्स के नामों को लिया गया है जो महान रोमन व्यंग्यकार हुए हैं, होरेस और जुवनल, इनके नाम के ऊपर इनका नामकरण किया गया है। जैसे कि होरेस ग्रेट रोमन सटायरिस्ट, होरेस के नाम के ऊपर इसका एक टाइप बना है होरेशियन सटायर, और जुवनल ग्रेट रोमन सटायरिस्ट, जुवनल के नाम के ऊपर इसका नाम हुआ है जुवनैलियन सटायर। तो ये हो गए फॉर्मल सटायर या डायरेक्ट सटायर के टाइप्स। सटायर के दो टाइप्स हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट के भी दो टाइप हो गए, होरेशियन सटायर और जुवनैलियन सटायर। और इन दोनों ही सटायर्स के नाम ग्रेट रोमन, ध्यान रखना रोमन सटायरिस्ट के नाम के ऊपर इनका नाम जो है जुवनैलियन और होरेशियन हुआ है। अब होरेशियन एक कहीं पढ़ा भी था हमने, कहाँ पढ़ा था बताओ? ओड में। वेरी नाइस। ग्रीक पोइट पिंडार और रोमन पोइट होरेस, तो उनके नाम के ऊपर जो क्लासिकल ओड्स थे, दो पढ़े थे ना हमने, पिंडारिक और होरेशियन ओड। तो ग्रीक पोइट पिंडार के नाम के ऊपर तो ओड का नाम पड़ा था पिंडारिक ओड, जो कि जिसकी उत्पत्ति कोरिक सोम से मानी जाती है, समूह गान से। और होरेशियन ओड में क्या होता है? होरेशियन ओड इसकी अपेक्षा थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिखा जाता है, मतलब इस तरह का स्ट्रोफिक ट्राइड नहीं होता उसमें, स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी, ईपोड, ये वाला पार्ट नहीं होता उसमें। समान लेंथ के स्टेंजाज उसमें लिखे जाते हैं, थोड़ा सिंपलर फॉर्म में होता है ये होरेशियन ओड। और ये ग्रीक नहीं रोमन पोइट होरेस के नाम के ऊपर इसका नाम हुआ था होरेशियन ओड। तो ये क्लासिकल ओड है। और दूसरी तरफ फिर आते हैं इंग्लिश ओड्स। और इंग्लिश ओड के कितने टाइप्स होते हैं? दो, रेगुलर और इर्रेगुलर। रेगुलर और इर्रेगुलर, रेगुलर इंग्लिश ओड और इर्रेगुलर इंग्लिश ओड। रेगुलर इंग्लिश ओड वो जिनमें लाइन की लेंथ वगैरह, स्ट्रेस पैटर्न वगैरह सब समान होता है, और जिसमें इर्रेगुलरिटी होती है वो इर्रेगुलर हो। देखिए भाई, तो ये हो गए डायरेक्ट सटायर, जिनका नाम, इनके दोनों टाइप्स का नाम रोमन सटायर इसके नाम के ऊपर हुआ है, होरेशियन सटायर और जुवनैलियन सटायर। अब आते हैं नंबर 2 पर, इनडायरेक्ट सटायर। इनडायरेक्ट सटायर क्या है? देखिए, इनडायरेक्ट सटायर इज कास्ट। इनडायरेक्ट सटायर को डाला जाता है, कास्ट का मतलब होता है डालना। इनडायरेक्ट सटायर को डाला जाता है मतलब लिखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ नैरेटिव, एक लंबी कहानी या कहानी के रूप में। डायरेक्ट सटायर, भाई डायरेक्ट सटायर को तो हमने सीधे मुंह पे बोल दिया, अब इनडायरेक्ट सटायर को मुंह पे थोड़ी बोलेंगे। इनडायरेक्ट सटायर को तो इनडायरेक्टली बोलना पड़ेगा ना अपने को, जैसे किसी का उदाहरण दे करके, या कोई कहानी सुना करके, या कुछ भी बात बोल करके, ताकि उस व्यक्ति को ये भी नहीं लगे कि हमने उसका नाम लिया है और हमारा काम भी हो जाए। तो डायरेक्ट सटायर को तो हम डायरेक्ट मुंह पे बोल देते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट सटायर को इनडायरेक्टली बोलना पड़ता है, डायरेक्ट नहीं बोला जाता है उसे। अब इनडायरेक्टली बोलना पड़ेगा तो किसी न किसी फॉर्म में तो बोलना पड़ेगा ना, तो किसी कहानी के रूप में इसको बोला जाता है। इन द फॉर्म ऑफ अ नैरेटिव, एक कहानी के रूप में इसको बोला जाता है, इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट एड्रेस, बजाय किसके? डायरेक्ट एड्रेस करने के, यानी कि डायरेक्ट उस व्यक्ति के ऊपर जिसके ऊपर हम सटायर करना चाहते हैं, जिसके ऊपर हम अटैक करना चाहते हैं, डायरेक्ट उसको एड्रेस यानी कि संबोधित करने के बजाय एक कहानी के रूप में जो है डाल करके, एक कहानी में इसका इस्तेमाल करके व्यंग्य किया जाता है उस व्यक्ति के ऊपर, इसलिए इसको जो है इनडायरेक्ट सटायर कहते हैं। देयर इज़ अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट सटायर विच इज़ फॉलोइंग। अब देखिए, डायरेक्ट सटायर के हमने दो टाइप देख लिए, जुवनैलियन सटायर और होरेशियन सटायर। अब इनडायरेक्ट सटायर का एक सबसे फेमस टाइप है, वो है मैनिपियन सटायर। मैनिपियन सटायर,
अब क्या है ये मेनिपियन सटायर, देखिए। दिस इज नेम्ड आफ्टर ग्रीक ओरिजिनेटर सिनिक मैनिपस। इस मेनिपियन सटायर का नाम इसके उत्पत्तिकर्ता, ओरिजिनेटर, यानी कि इसकी उत्पत्ति का श्रेय जाता है ग्रीक सटायरिस्ट, एक ग्रीक के सटायरिस्ट हैं सिनिक मैनिपस। उन्होंने इस प्रकार के कई सारे सटायर्स यूज़ किए अपनी राइटिंग्स में, तो इसीलिए ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट सटायर है। भाई वही वाली बात हो गई, जैसे कि ग्रेट इटालियन पोइट पेट्रार्क ने 14 सेंचुरी में या 14 से 15 सेंचुरी के बीच में या उस दौरान जो सबसे पहली बार सोनेट लिखा, और धीरे धीरे उनका सोनेट जब लोगों को पसंद आने लगा तो लोगों ने उसका जो है इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब उनके नाम के ऊपर वो एक अलग फॉर्म बन गया, इटालियन सोनेट या पेट्रार्कन सोनेट, और उसी सोनेट के फॉर्म को मिल्टन ने यूज़ किया आगे जा कर के, थोड़ा करेक्शन करके, तो वो मिल्टोनिक सोनेट बन गया। यही हुआ था ना। ठीक उसी तरह से शायद डायरेक्ट सटायर उस समय फेमस रहे होंगे, डायरेक्ट नाम लेकर के सटायर किया जाता होगा, लेकिन ग्रीक एक सटायरिस्ट जो सिनिक मैनिपस थे, इन्होंने इनडायरेक्ट फॉर्म से इनडायरेक्टली जो है सटायर करने का एक नया ट्रेंड शुरू किया होगा। शायद हो सकता है इन्होंने सबसे पहली बार कहानी के रूप में जो है व्यंग्य किया हो। भाई हर चीज़ ट्रेंड में आने से पहले किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल की जाती है ना। जैसे फटी जीन्स आजकल भयंकर ट्रेंड में है, तो सबसे पहली बार तो किसी ने तो पहना होगा ना उनको, इसीलिए तो ट्रेंड में आई वो, और आजकल सभी पहन रहे हैं। तो ठीक उसी तरह से ये जो इनडायरेक्ट सटायर हैं, सबसे पहली बार ग्रीक सटायरिस्ट सिनिक मैनिपस के द्वारा लिखे गए थे, बाद में ये फेमस हो गए, तो इसीलिए इनके नाम के ऊपर इस सटायर का नाम हो गया मेनिपियन सटायर। ठीक है ना। तो इसके ओरिजिनेटर हो गए ग्रीक सटायरिस्ट सिनिक मैनिपस, उनके नाम के ऊपर इसका नाम हो गया मेनिपियन सटायर। इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड वेरोनियन सटायर। अब देखिए भाई, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी इस मेनिपियन सटायर को वेरोनियन सटायर कहकर भी पुकारा जाता है। और क्यों? आफ्टर द नेम ऑफ इट्स रोमन इमिटेटर वेरो। और वेरोनियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ग्रीक सटायरिस्ट के इस प्रकार के सटायर को इमिटेट किया, यानी कि उसकी नकल की, उसको कॉपी किया किसने? रोमन सटायरिस्ट वेरो ने। नहीं आई बात समझ में? आ गई? आ गई ना? नहीं आई? अरे देखिए भाई, जैसे कि हमने वो पढ़ा था कि भाई वर्जिल ने अपनी राइटिंग को लिखा था एनियड को कौन सी लैंग्वेज में? रोमन भाषा में। और रोमन भाषा में वर्जिल ने जो अपनी राइटिंग लिखी थी एनियड, उस एनियड का ट्रांसलेशन किसने किया? हेनरी होवर्ड ने। किसका यूज़ करके? ब्लैंक वर्स का यूज़ करके लिखा उन्होंने 1540 के आसपास, है ना। इसका मतलब उन्होंने कोई नई कहानी थोड़ी लिखी है, कुछ नया थोड़ी लिखा है। उन्होंने तो वही लिखा है जो किसने लिखा था? एनियड, वो वर्जिल ने लिखा था एनियड में। तो एनियड की कॉपी तो है, एनियड की कॉपी तो है वो। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसने रोमन लैंग्वेज में लिखी और इसने इंग्लिश लैंग्वेज में लिख दी, और इंग्लिश लैंग्वेज में भी ब्लैंक वर्ड्स यूज़ कर दिया। ठीक उसी तरह से मेनिपियन सटायर को सबसे पहली बार सिनिक मैनिपस ने लिखा था, जो कि एक ग्रीक सटायरिस्ट थे, है ना। अब इनके सटायर जब इस प्रकार के इनडायरेक्ट सटायर जब चल गए होंगे, जब फेमस हो गए होंगे, तो इनकी देखे देखी, हाड़ौती में एक शब्द है देखा देखी, उसके देखा देखी, मेरे देखे देख उसने भी कर दिया, है ना, मेरे देखे देख। तो सिनिक मैनिपस के सटायर जब फेमस हुए तो रोमन सटायरिस्ट थे जिनका नाम था वेरो,
उन्होंने इस प्रकार के सटायर्स को अपनी राइटिंग में यूज़ करना शुरू कर दिया। अब इसका मतलब ये इनडायरेक्ट सटायर लिखने का आइडिया तो किसका था? सेनेक्स का, लेकिन इस आइडिया को चुरा लिया किसने? वेरो ने। लेकिन था तो आइडिया उन्हीं का। तो भले ही रोमन भाषा में भले ही इस प्रकार के सटायर को वेरोनियन सटायर कहा जाता हो, लेकिन असल में ये आइडिया किसका है? सेनेक्स का। तो इसीलिए वेरोनियन सटायर को कभी कभी मेनिपियन सटायर को कभी कभी वेरोनियन सटायर भी कहा जाता है। यही कारण है। भले उसने एक अलग सटायर लिख दिया हो, है ना, वो ग्रीक लैंग्वेज का था और ये रोमन लैंग्वेज का, तो रोमन लैंग्वेज में साहब फेमस हो गए कौन? वेरो। और ग्रीक लैंग्वेज में फेमस हो गया कौन? सेनेक्स। लेकिन इन भाई साहब ने तो इनके देखे देख लिखा है ना, तो इसीलिए वेरोनियन सटायर को मेनिपियन सटायर कहते हैं, क्योंकि बाद में उन्होंने सोचा भाई किसी को पता नहीं लगेगा, लेकिन लग गया पता। ठीक है ना? तो ये बात है। तो मेनिपियन सटायर को वेरोनियन सटायर भी कहा जाता है। तो ये है इनडायरेक्ट सटायर। अब आगे देखिए भाई, वी हैव सटायरिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर अमंग whom द फेमस वंस आर। अंग्रेज़ी साहित्य में बहुत सारे सटायरिस्ट हुए हैं, जिनमें से कुछ प्रसिद्ध सटायरिस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो इनमें हैं अलेक्जेंडर पोप, जॉन ड्राइडन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, रिचर्ड स्विफ्ट, ओलिवर गोल्डस्मिथ एट्सेट्रा। ये सारे के सारे इंग्लिश लिटरेचर के वन ऑफ द बेस्ट या बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो हैं सटायरिस्ट हैं। जहाँ भी सटायरिस्ट का नाम लिया जाता है इंग्लिश लिटरेचर में, वहाँ पर अलेक्जेंडर पोप, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जॉन ड्राइडन, इनका नाम तो आता ही आता है। तो टॉप मोस्ट सटायरिस्ट हैं ये। इसके बाद में हम सटायर के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए, सम एग्जाम्पल्स ऑफ सटायर आर फॉलोइंग। ये सारी की सारी जो राइटिंग्स हैं, ये सारी राइटिंग्स सटायर के एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों। जैसे कि अलेक्जेंडर पोप की एक राइटिंग है द रेप ऑफ द लॉक, सटायर है इसमें। जॉन ड्राइडन की एक राइटिंग है अब्सैलम एंड अचीटोफेल। ये सब एमए में पढ़ने को मिल जाएगी आपको। एमए प्रीवियस ईयर में जब आओगे आप, रेप ऑफ द लॉक एमए प्रीवियस ईयर में चलती है। अब्सैलम एंड अचीटोफेल एमए प्रीवियस ईयर में पढ़ने को मिल जाएगी आपको। जोनाथन स्विफ्ट की एक राइटिंग है गुलिवर्स ट्रेवल्स, ये भी एमए प्रीवियस ईयर में आपको पढ़ने को मिल जाएगी। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की एक राइटिंग है लंदन। एडिसन एंड स्टील की एक राइटिंग है पीरियडिकल एसेज। बेन जॉनसन की एक राइटिंग है द एल्केमिस्ट, ये भी एमए फाइनल ईयर में चलती है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की एक राइटिंग है आर्म्स एंड द मैन, ये भी सटायर का एग्जाम्पल है। मतलब कुछ राइटिंग्स एमए प्रीवियस ईयर में मिल जाएगी तो कुछ एमए फाइनल में मिल जाएगी, तो बहुत बड़ा हिस्सा जो है आपका एमए में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका सटायर कंप्लीट है दोस्तों।